नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे तार स्थापन के सामान्य नियमों के बारे में, यानी जनरल रूल्स फॉर वायरिंग के बारे में। बच्चों, किसी भी इंस्टॉलेशन में यानी किसी भी स्थापना में अगर आपको वायरिंग करनी है तो कुछ सामान्य नियम आपको जानने चाहिए। उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं एनर्जी मीटर, मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से संबंधित कौन से नियम हैं जो हमको अपनाने चाहिए। पहला नियम यह है कि ऊर्जा मापी की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जिस स्थान पर आप एनर्जी मीटर लगा रहे हैं वह वर्षा और धूप से सुरक्षित हो और बाकी बाहरी आघात से भी सुरक्षित हो। विद्युत सप्लायर वहां किसी भी समय आसानी से पहुंच सके, जिससे कि आसानी से आपके एनर्जी मीटर की रीडिंग ली जा सके। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि एनर्जी मीटर कम से कम 1.5 मीटर हाइट का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम ज़्यादा रख लेंगे तो हमको पाठ्यांक लेने में दिक्कत होगी। इसलिए एनर्जी मीटर की जो एक्चुअल हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर। प्रत्येक संस्थान में उपभोक्ता परिसर में प्राप्त विद्युत स्रोत पर लगे ऊर्जा मीटर के तुरंत बाद एक मेन स्विच, न्यूट्रल लिंक और फ्यूज यूनिट का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए मेन स्विच, फ्यूज यूनिट प्रयोग की जाती है। सामान्यतः सिंगल फेज़ के लिए जो फेज़ वायर होता है उसमें हम फ्यूज़ का प्रयोग करते हैं, जबकि न्यूट्रल वायर के साथ हम न्यूट्रल लिंक का प्रयोग करते हैं। जबकि अगर 3 फेज़ सिस्टम है यानी 3 फेज़ सिस्टम है, उसमें TPIC यानी ट्रिपल पोल आयरन क्लैड का प्रयोग किया जाता है। TPIC स्विच की जगह 3 पोल MCB का प्रयोग भी किया जा सकता है। अगर 3 पोल 4 वायर सिस्टम हो, यानी कि 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम हो जिसमें एक न्यूट्रल होता है और 3 फेज़ होता है, तो उसके लिए हम 4 पोल MCB का प्रयोग करेंगे। 4 पोल MCB में आपके 3 फेज़ प्लस 1 न्यूट्रल को कनेक्ट करने की व्यवस्था की जाती है। संस्थान के विद्युत बिंदु यानी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स नियमानुसार परिपथ में विभक्त होने चाहिए तथा प्रत्येक परिपथ या प्रत्येक सर्किट में फेज़ वायर पर एक फ्यूज़ यूनिट लगी होनी चाहिए। इसके लिए मेन स्विच के तुरंत बाद वितरण बोर्ड यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की व्यवस्था की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फर्श से कम 1.5 मीटर की हाइट पर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हाइट रखना भी सही नहीं है, क्योंकि उससे अगर आपको कभी मेन स्विच को ऑफ़ करना हो या किसी MCB को ऑफ़ करना हो जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगा ही होगा, तो आप उसको ऑफ़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एक सामान्य हाइट लगभग 1.5 मीटर की रखी जाती है। अगर कोई कमरा बहुत दूर है आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, तो उसके लिए अलग से सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि आप उसको आसानी से उस स्थान के आसपास से कंट्रोल कर पाएँ। अगला हम पढ़ेंगे परिपथ व्यवस्था से संबंधित नियमों के बारे में, यानी कि जो आपके सर्किट अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से किया जाता है। पहला पॉइंट है, संस्थान में फैन और लाइट सर्किट एक ही होता है, लेकिन पावर सर्किट अलग होता है। लाइट और फैन सर्किट में सिर्फ लाइट, फैन और 5 एम्पियर के सॉकेट की व्यवस्था होती है, जबकि पावर सर्किट में आपके हीटर, प्रेस, गीज़र आदि की व्यवस्था होती है। लाइट और फैन सर्किट में जो लाइट पॉइंट्स होंगे, फैन पॉइंट्स होंगे और 5 एम्पियर के जो टोटल सॉकेट्स होंगे वो एक सर्किट में 10 से अधिक नहीं होने चाहिए।
और साथ ही जो एक सर्किट का टोटल लोड होता है वो 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 10 पॉइंट से अधिक हो रहे हैं तो उसके लिए नया सर्किट प्रयोग करेंगे। इसी तरह अगर 800 वाट से अधिक आपका टोटल लोड हो जा रहा है तो उसके लिए भी अलग सर्किट प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 12 टोटल पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 सर्किट का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मान लीजिए 800 वाट से ज़्यादा है, 1000 वाट आपका आ गया है टोटल, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 800 वाट के बाद दूसरा आपको सर्किट प्रयोग करना पड़ेगा। पावर सर्किट्स में एक सर्किट पर जो टोटल लोड होता है वो 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही जो नंबर ऑफ़ सॉकेट्स है वो 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपके 3-15 एम्पियर के सॉकेट्स लगे हुए हैं किसी सर्किट में तो ये व्यवस्था गलत है। आपको प्रत्येक 2 के बाद एक अलग सर्किट आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मान लीजिए 3000 वाट से अधिक का लोड हो गया तो उसके लिए भी हमको कम से कम 2 सर्किट का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 9000 वाट है तो उसके लिए 3 सर्किट, 10,000 वाट है तो उसके लिए 4 सर्किट का प्रयोग होगा। प्रत्येक भवन में प्रकाश व्यवस्था के लिए कम से कम 2 सर्किट्स तो होने ही चाहिए। और अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं कि आपका ये जो आपकी सर्किट्स हैं अगर आप उसका विस्तार कर पाएँ तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कम से कम एक अतिरिक्त आपको सर्किट के लिए व्यवस्था करके पहले से रखनी पड़ेगी। इससे बाद में आपको अलग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सर्किट पहले से व्यवस्था करके नहीं रखेंगे तो उसके लिए हमको नया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तार स्थापन व्यवस्था से संबंधित नियमों के बारे में। वायरिंग की क्षैतिज रन यानी हॉरिजॉन्टल रन 4 मीटर हाइट तक की छत के लिए सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे होना चाहिए, जबकि 4 मीटर से अधिक हाइट की छत के लिए फर्श से कम 3.5 मीटर की हाइट पर होना चाहिए। इससे थोड़ा ऊपर स्थित हो सकता है लेकिन 3.5 मीटर से कम हाइट पर इसको स्थित नहीं किया जाना चाहिए। परिपथ के लिए जो चालक प्रयोग किया जाता है यानी जो कंडक्टर आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी कम से कम इतनी होनी चाहिए कि उससे जो करंट फ्लो हो रही है वो उसको आसानी से सहन कर सके या बियर कर सके। लाइट फैन सर्किट के लिए 1.5 mm स्क्वायर तथा पावर सर्किट के लिए 2.5 mm स्क्वायर से कम साइज का एल्यूमिनियम कंडक्टर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आजकल एल्यूमिनियम कंडक्टर का प्रयोग सामान्यतः लाइट फैन सर्किट या पावर सर्किट के लिए नहीं किया जाता है। इसकी जगह कॉपर कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो कॉपर कंडक्टर जो आप लाइट फैन सर्किट में प्रयोग करेंगे वो लगभग 1 mm स्क्वायर लाइट फैन सर्किट के लिए और पावर सर्किट के लिए कम से कम 1.5 mm स्क्वायर का आपको प्रयोग करना होगा। कंड्यूट पाइप्स जो लगाई जाती हैं उनको रोकने के लिए या इंस्टॉल करने के लिए जो वायरिंग क्लिप प्रयोग किए जाते हैं उनकी परस्पर दूरी जो क्षैतिज रन है यानी हॉरिजॉन्टल रन है उसमें 10 सेंटीमीटर और ऊर्ध्वाधर रन यानी कि वर्टिकल रन में 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रखी जानी चाहिए। संस्थान के सभी उपकरणों के धातु भाग या मेटेलिक पार्ट जिसमें सामान्यतः करंट नहीं फ्लो होती है को प्रभावी रूप से भू संपर्कित यानी अर्थ किया जाना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी भी कारण से किसी भी फॉल्ट की वजह से उसके मेटेलिक पार्ट में आपकी भू क्षरण धारा या कहिए कि अर्थ लीकेज करंट पहुंचती है तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो अगर आप उसकी अर्थिंग किए हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तार स्थापन से संबंधित और नियम जो हैं उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।